डब डब डब। गलियारे में दर्जनों आदमियों के दौड़ने की पदचाप सुनाई दे रही है। एक युवा और सुंदर सेना अधिकारी सबसे आगे दौड़ रहा है और उसके पीछे दर्जनों सैनिक वर्दी में पूरी तरह से बंदूकों से लैस हैं। जल्दी करो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें उसे पकड़ना होगा। युवा अधिकारी ने चिंतित स्वर में अपने अधीनस्थों को आदेश दिया। मुड़ने के बाद उन्हें एक गलियारा दिखाई दिया जिसके दूसरी तरफ एक बड़ा कमरा था। सभी ने अपनी गति बढ़ा दी और युवा अधिकारी ने तुरंत बड़ा दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने जो देखा उससे उनकी रूह कांप उठी। एक खूनी बदबू उनकी नाक में घुस गई और कमरा दर्जनों हथियारबंद लोगों की लाशों से भरा पड़ा है। एक नज़र और उन्होंने उन्हें एक निजी बल के रूप में पहचान लिया। कमरे में दाखिल हुए सैनिक अमेरिका की स्पेशल फोर्स के हैं और उन्होंने कई खूनी दृश्य देखे। यहां तक कि उन्होंने कई खूनी मंजर भी रचे, लेकिन जो उनकी नज़र में आया उससे इन सिपाहियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। हर लाश का चेहरा डर और पीड़ा से भरा हुआ है और एक भी व्यक्ति बिना उभरी हुई हड्डी के नहीं है। हाँ, उभरी हुई हड्डियां। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर से कम एक हड्डी निकली हुई होती है और उनमें से कुछ की आंखों, गले, हृदय और अन्य महत्वपूर्ण अंगों में हड्डी का टुकड़ा गहराई तक घुसा हुआ होता है। ये हड्डी के वीडियो टुकड़े देखने उनके के लिए साथियों के अंगों और धन्यवाद। पसलियों से लिए कृपया गए हैं, वीडियो को जिन्हें कुछ लाइक, लाशों के ढीले हाथ सब्सक्राइब और और पैरों शेयर को करें। देखकर स्पष्ट रूप It's से my समझा जा man. सकता है। Thank you for watching फर्श video. पर पड़ी लाशों Please के like, बीच में एक subscribe युवक and खड़ा share है the जो लगभग videos. 20 It's या my 30 के man. आसपास का लग रहा था और उसका ऊपरी शरीर खुला हुआ था। उसके पूरे शरीर और चेहरे पर खून लगा हुआ है। उसकी सुस्पष्ट मांसपेशियों पर कुछ गोलियों के घाव और ब्लेड के निशान हैं। उसके काले काले बाल खून से लथपथ हैं। उसकी हथेलियां अजीब पंजों की एक जोड़ी से सुसज्जित हैं। इन पंजों में केवल नुकीले नाखून होते हैं जो किसी जंगली जानवर के समान होते हैं, जो धातु से बने होते हैं और प्रत्येक नाखून व्यक्तिगत रूप से उसकी हथेली के पीछे एक छोटी डिस्क जैसी चीज से जुड़ा होता है जिसमें छोटे धातु के जोड़ होते हैं जिनके बीच एक प्रकार की डोरी गुजरती है। यदि कोई बेहतर नहीं जानता है तो वह सोचेगा कि यह एक सामान्य धातु का तार है, लेकिन यह ग्राफीन का तार है जो दुनिया की सबसे तेज और मजबूत चीज है। यह दृश्य देखकर युवा सैन्य अधिकारी ठिठक गया और वहीं खड़ा होकर उस रक्तरंजित आकृति को देखता रहा। आखिरकार आप यहां आ गए कैप्टन रिचर्ड। मैं इंतजार करते करते थक गया था, खून से लथपथ व्यक्ति ने कहा, क्योंकि वह अभी भी खिड़की की ओर देख रहा है जहां से कोई विशाल महासागर को देख सकता है। तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? युवा और सुंदर सेना कार्यालय ने कुछ आश्चर्यचकित स्वर में उत्तर दिया। हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी अंतिम कृति के गवाह बनो ताकि तुम्हें इससे कष्ट न उठाना पड़े। खूनी आकृति ने उत्तर दिया। बस सैम को आत्मसमर्पण कर दो। तुम अब और भाग नहीं सकते। तुम इसे अपने लिए इतना कठिन क्यों बना रहे हो? बस पेंटागन तक मेरे पीछे आओ और तुम अपना शेष जीवन शांति से जी सकते हो। मुझे पता है कि तुम क्रोधित हो, लेकिन तुम्हारा प्रतिशोध हिला देगा संपूर्ण विश्व शक्ति का संतुलन। घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है उसे सौंपने के लिए मैं उनसे बातचीत करने में आपकी मदद करूंगा। रिचर्ड ने तथाकथित मास्टरपीस की परवाह किए बिना कहा। बहाहा, क्या आपको सच में लगता है कि यह इतना आसान कप्तान है? क्या आप जानते हैं कि अपराधी कौन है? रोथस्चाइल्ड कबीले का वारिस, मैकग्रेगर कबीले का वारिस, मोरक्को का राजकुमार, समृता परिवार का वारिस, हेस्टिया हाउस का वारिस। क्या आप मुझे उनका सिर दिलवाने में आश्वस्त हैं? सैम ने हंसते हुए जवाब दिया। उसकी बातें सुनकर रिचर्ड सदमे से अवाक रह गया। वह जानता था कि इस घटना का इन परिवारों से कुछ लेना देना है, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि इसका संबंध इन परिवारों के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारियों से था। उसके पास शब्द नहीं थे। इससे पहले कि वह उत्तर दे सके, सैम ने जारी रखा। रिचर्ड, क्या आप जानते हैं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं? एकमात्र लड़की जो मेरी देखभाल करती थी, एकमात्र व्यक्ति जिसने मेरी अनाथ स्थिति को तुच्छ नहीं समझा, लेकिन अब उसने इन अमीर कमीनों की ईर्ष्या और लालच के कारण आत्महत्या कर ली है। क्या आप जानते हैं कि जब मैं याद करता हूं तो मुझे कैसा महसूस होता है कि जब मैं इस बकवास दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, जिसे उन्होंने बिना किसी परवाह के पैदा किया था, एकमात्र व्यक्ति जिसे मैं प्यार करता था, उसके साथ लगातार 20 दिनों तक बेरहमी से बलात्कार किया गया और तब तक प्रताड़ित किया गया जब तक उसने आत्महत्या कर ली। सिर्फ इसलिए कि कुछ अमीर कमीने ईर्ष्यालु हैं क्योंकि उनके पिता मेरी तुलना उनसे करते हैं क्योंकि हम एक ही उम्र के हैं। क्या आप जानते हैं कि मैं कैसा महसूस करता हूं? मुझे खुद से नफरत है। मुझे वैज्ञानिक, इंजीनियर, संगीतकार, चित्रकार, डॉक्टर, सुपरसैनिक, हैकर, आविष्कारक, हथियार निर्माता के रूप में अर्जित सभी उपाधियों से नफरत है। 25 साल की उम्र में मैं बहुत कुछ बन गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैं असल में क्या बनना चाहता था?
सबसे बड़ा दोस्त, सबसे अच्छा भाई जो कोई इंसान कभी भी हो सकता है। लेकिन मैं एक टूटा हुआ दिल और नफरत के तूफान से भरा इंसान बन गया हूं। अगर आप नहीं जानते कि मैं कैसा महसूस करता हूं, तो मुझे समझाने की कोशिश करने की हिम्मत मत कीजिए, सैम ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज उदासी और नाराजगी से भरी थी। रिचर्ड ने सैम की ओर देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह स्पष्ट रूप से जानता है कि उसके सामने यह व्यक्ति क्या दर्शाता है। उसके सामने खून से लथपथ आकृति प्रतिभा के शिखर का प्रतिनिधित्व करती है, मानव जाति के इतिहास में अब तक पैदा हुई सबसे महान प्रतिभा। भारत की सड़कों पर एक अनाथ एक ऐसा अस्तित्व बन गया जो दुनिया को तिरस्कार और तिरस्कार की दृष्टि से देख सकता है। वह एक आविष्कारक, डॉक्टर, डिजाइनर, चित्रकार, संगीतकार आदि हैं। उन्होंने हर उस ज्ञान में महारत हासिल की जिसे वह हासिल कर सकते थे। वह सभी ट्रेडों का जैक नहीं है, बल्कि सभी ट्रेडों का मास्टर है। और यदि यह पर्याप्त नहीं है, तो वह एक सुपर सैनिक भी है जो अकेले सशस्त्र सैनिकों की पूरी बटालियन से मुकाबला कर सकता है। कोई नहीं जानता था कि वह ये सब कैसे कर पाया, लेकिन उसने ऐसा कर दिखाया। उसे देखते हुए रिचर्ड ने आखिरकार अपना मुंह खोला। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, लेकिन मैं जो समझता हूं वह यह है कि आपकी सारी क्षमताओं को दुनिया को दिखाने के लिए आपका जीवन बहुत छोटा है। दुनिया ने आपको पर्याप्त रूप से नहीं देखा है। आप सबसे महान रचनाकार हैं दुनिया के सैम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं आपको बलपूर्वक यहां से ले जाऊंगा ताकि आपको एक मृत अंत की ओर जाने से रोका जा सके। आप और मैं दोनों जानते हैं कि अगर आप अपना बदला लेने के लिए तुम्हें पृथ्वी के छोर तक खोजा जाएगा। कृपया मेरे साथ आओ सैम। धन्यवाद रिचर्ड, लेकिन मैं अब वापस नहीं जा सकता। मैं उन कमीनों को जाने नहीं दे सकता क्योंकि उन्होंने मेरी स्टेला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। बोलने के बाद वह अचानक हिला और कमरे में कंप्यूटर के सामने एक बटन दबा दिया। सबने झट से उसे घेर लिया। कमरे में मॉनिटर पर हवेली, कारखाने, कार्यालय, भवन आदि के विभिन्न स्थान दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखकर रिचर्ड की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर हर इमारत पर भारी बेत की मार पड़ी और वे पूरी तरह से नष्ट हो गईं। कमरे में हर कोई अवाक रह गया। विश्व का सबसे बड़ा संघ और संपूर्ण पृथ्वी के गुप्त शासक ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। हा 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 हा, सैम पागलों की तरह हंसने लगा। आखिरकार स्टेला, तुमने बदला ले लिया। हजारों लोग उसके साथ हैं। बम बम। अचानक 2 गोलियां चलाई गईं और उनका भाषण बाधित हो गया। उसके पहले से ही घायल शरीर में 2 गोलियों के छेद बन गए थे। रिचर्ड अपनी स्तब्धता से बाहर आया और गिरते हुए सैम के शरीर को सहारा दिया। इस बीच सभी ने अपनी बंदूकें गोली चलाने वाले पर तान दी। वह कंसोर्टियम का अनुचर है, लेकिन विनाश को रोकने के लिए उसे बहुत देर हो चुकी थी। रिचर्ड ने सैम को उसकी आंखों में अंतहीन पछतावे के साथ देखा। चिंता मत करो मेरे दोस्त, मैं पहले ही अपना जीवन पूरी तरह से जी चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरे जीवन को एक उदाहरण के रूप में पेश करने पर ये अमीर कमीने पीछे हट जाएंगे और सावधान रहेंगे, सैम ने कहा। मुझे यकीन है कि वे ऐसा करेंगे। रिचर्ड आश्वासन से दुखी। रिचर्ड, अपने एकमात्र मित्र के रूप में मैं इस प्रयोगशाला को आपके लिए एक विदाई उपहार के रूप में छोड़ दूंगा। ये भगवान की छड़ी है जिसे मैंने अभी उपयोग किया है। कृपया इसे जीवित रखें और सुनिश्चित करें कि अब से हर सरकार उचित व्यवहार करेगी। मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसा ही करें। दुनिया के संरक्षक स्टेला ने पहले सपना देखा था, सैम ने कहा। मैं करूंगा, चिंता मत करो सैम, रिचर्ड ने उत्तर दिया। मृत्यु से पहले मुझे लगता है कि मुझे अपना खिताब महानतम रचनाकार से बदलकर महानतम विध्वंसक कर लेना चाहिए। आखिरकार मैंने एक बटन से दुनिया की आधी शक्ति को नष्ट कर दिया है, सैम ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं सैम, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम सबसे महान निर्माता होगे और तुम इस दुनिया के सबसे बड़े विध्वंसक होगे। दुनिया का कोई भी व्यक्ति उस कथन को चुनौती नहीं दे सकता या चुनौती देने का साहस नहीं कर सकता, रिचर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ, ये सच है। अलविदा मेरे दोस्त, सैम ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। अलविदा सैम, रिचर्ड ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। इस समय कमरे में मौजूद सभी सैनिकों ने छत की ओर निशाना साधा और सम्मान के रूप में 3 राउंड गोली चलाई। वे जानते हैं कि इस व्यक्ति ने दुनिया के लिए क्या योगदान दिया। उसने ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को दूर करके मानव जाति को अधिक समय तक जीवित रहने में मदद करने के लिए चमत्कार किए। उन्होंने आशा दी इतने सारे लोग जो अपनी बीमारियों के कारण इससे भी अधिक नहीं कर सकते। वह एक अस्तित्व है जो चमत्कार का जीवंत उदाहरण है, लेकिन अब वह अस्तित्व मर गया है। सबसे महान निर्माता, सबसे बड़ा विध्वंसक, अब तक की सबसे महान प्रतिभा मर गई है।
सैम ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने चारों ओर अंतहीन अंधेरा देखा। उसके आगे कुछ फीट की दूरी पर एक युवक खड़ा था जिसकी उम्र लगभग 30 के आसपास होगी क्योंकि उसकी नज़र उसी पर थी। उस व्यक्ति का उसके प्रति एक असाधारण प्रभाव होता है जिससे किसी को ऐसा महसूस होता है मानो वे किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को देख रहे हों। सुंदर चेहरा, तलवार जैसी भौहें, पैनी निगाहें, सब कुछ ने उसके चेहरे को और अधिक राजसी बना दिया। क्या मैं मर गई हूं? या मैं अभी भी जीवित हूं? या यह एक मतिभ्रम है? सैम ने मन में सोचा। इसी समय वह राजसी युवक अचानक बोला, तुम सच में मर चुके हो। तुम इस समय अपने आत्मा रूप में हो जिसे मैंने कैद कर लिया है। मैं लिंग तियान हूं। तो आप कह रहे हैं कि मेरी गोली मारकर हत्या करने के बाद आपने मेरी आत्मा पर कब्जा कर लिया? सैम ने चकित दृष्टि से पूछा। हाँ, लिंग तियान ने उत्तर दिया। क्यों? सैम ने हैरान होकर पूछा। उसे समझ नहीं आया कि वह अभी भी यहाँ क्यों है और उसे इस स्थिति पर विश्वास नहीं हो रहा है। उसे ये सब एक सपने जैसा लग रहा था। उन्हें अब तक विश्वास नहीं था कि आत्मा का अस्तित्व है, क्योंकि मैंने तुम में ऐसी संभावनाएं देखी जो अभी तक साकार नहीं हुई थीं। तुम्हारी पिछली दुनिया तुम्हारी बुद्धि के लिए बहुत छोटी है। तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने का मौका, एक ऐसी दुनिया में फिर से जीने का मौका जहां केवल आपकी कल्पना ही आपको सीमित कर सकती है। लिंग तियान ने उत्तर दिया। जीवन के साथ और भी दुनियाएं हैं। सैम फिर आश्चर्यचकित हुआ। जीवित रहते हुए भी उन्हें एक दिन में इतना सदमा कभी नहीं लगा था। बच्चे के बारे में आश्चर्यचकित करने लायक और भी चीजें हैं। इस ब्रह्मांड में आपकी कल्पना से कहीं अधिक चीजें हैं। आप इसे धीरे धीरे सीखेंगे, लिंग तियान ने उत्तर दिया। ये सुनकर सैम पूरी तरह से हतप्रभ रह गया। उसे अब भी सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। वह गहरे सोच में पड़ गया। खैर, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जरूर, लेकिन मुझे वहां क्या करना चाहिए? सैम ने पूछा। अपना जीवन पूरी तरह से जिएं। सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ें जहां आप स्वर्ग के नीचे किसी को भी देख सकें। फिर हम फिर मिलेंगे, लिंग तियान ने उत्तर दिया। सैम उत्तर से भ्रमित लग रहा था। तुम्हें भेजने से पहले मैं तुम्हें कुछ ज्ञान दूंगा। वे भाषा और कुछ साधना तकनीकें हैं जिनकी आपको आवश्यकता होगी। आप इनमें से कोई भी तकनीक किसी को नहीं दे सकते क्योंकि वे विशेष रूप से आपके शरीर के संविधान और आपके आध्यात्मिक मूल के लिए बनाई गई हैं। लिंग तियान ने जारी रखा। साधना तकनीकें क्या हैं? आपने आध्यात्मिक कोर क्या बताया है? सैम ने असमंजस से पूछा। हा, चिंता मत करो, जब तुम अपने नए शरीर में आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। वैसे वहां एक अंतिम परीक्षा आपका इंतजार कर रही है, जो कि आपके आसपास के सबसे अच्छे अनुबंध को आपके पहले अनुबंध के रूप में ढूंढना है। यदि आप परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो आपके पास एक उपहार है। यदि आप असफल होते हैं तो सोचे कि मैंने आपको ये जीवन दिया है। तुम जैसे चाहो जियो और जो कुछ मैंने पहले कहा था उससे भूल जाओ। लिंग तियान के खत्म होने के बाद सब कुछ पूरी तरह से अंधकार में हो गया और सैम अपनी चेतना खो बैठा। जब सैम ने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसे साफ नीला आकाश और तैरते बादलों को देखकर सिर में बहुत दर्द महसूस हुआ। जब वह धीरे धीरे खड़े होने के लिए आगे बढ़ा तो उसे अपने पेट में तेज दर्द महसूस हुआ और उसने अपने आसपास का निरीक्षण किया। उसे एहसास हुआ कि वह किसी जंगल के बीच में है। चारों ओर की जमीन पूरी तरह से इस तरह ढही हुई थी जैसे कि उसे जोता गया हो। जब उसके पेट में तेज दर्द बढ़ गया तो उसने अपने शरीर की जांच की। जब उसने साफ देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके पेट में 2 छेद हैं जैसे उसे किसी चीज से वार किया गया हो। प्रत्येक छेद लगभग 2 इंच चौड़ा है, लेकिन किसी कारण से छिद्रों से खून बहना बंद हो गया। वह कुछ देर तक स्तब्ध खड़ा होकर सोचता रहा कि यह सपना है या नहीं। फिर अचानक तेज सिरदर्द शुरू हो गया और अज्ञात स्मृतियों का एक समूह दिमाग में प्रवेश कर गया। उनकी आत्मा एक 15 साल के लड़के के शरीर में प्रवेश कर गई जिसका नाम भी सैम है। उसका कोई उपनाम नहीं है क्योंकि वह एक अनाथ है। वह एक दर्जी है जो लावा रॉक विलेज नामक पास के गांव में रहता था। उन्होंने जंगल में रेशम कीटों से प्राप्त रेशम से बने कपड़े बेचकर अपने सिलाई कौशल से जीविकोपार्जन किया। अपनी दिनचर्या के अनुसार जब वह रेशम इकट्ठा करने के लिए जंगल में आया तो उसकी उम्र के कुछ बच्चे उसकी ओर दौड़ने लगे। तभी एहसास हुआ कि एक बैल जैसा जानवर उनका पीछा कर रहा है। फिर उन्होंने जानबूझकर जानवर को उसकी ओर निर्देशित किया और जानवर ने उसे अपने सींगों से छेद दिया और इस तरह असली मालिक की मृत्यु हो गई। सैम ने सोचते हुए आह भरी। मुझे लगता है कि मैं इस जीवन काल में भी अनाथ होने के भाग्य से नहीं बच सकता। ये सोचते ही वह दर्द सहते हुए धीरे धीरे अपने गांव की ओर चल पड़ा। जब वह गांव में दाखिल हुआ तो सामने का दृश्य देखकर कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया।
इससे पहले के दृश्य ने उन्हें मध्यकाल की याद दिला दी। सड़कें बिल्कुल साफ नहीं हैं। सभी घर मिट्टी की दीवारों से बने होते हैं और एक निश्चित क्षेत्र में केवल कुछ चुनिंदा घर ही पत्थरों से बने होते हैं। तभी उसके मन में एक बात आई। अच्छे दिखने वाले कई मंजिला घर गांव के अधिकारियों के हैं, जबकि हवेली ग्राम प्रधान की है। औसत दिखने वाला घर ग्राम रक्षकों और शिकारियों या कुछ अपेक्षाकृत संपन्न परिवारों का होता है, जिनका पेशा उच्च माना जाता है। सामान्य मिट्टी के घर किसानों और मजदूरों तथा अन्य लोगों के होते हैं। उसे आश्चर्य हुआ कि भले ही मूल सैम एक अनाथ है, उसके पास एक पत्थर का घर भी है जो उसकी दुकान और घर दोनों है। जब सैम अपने घर की ओर जा रहा था तो सभी लोग आश्चर्यचकित भाव से उसे देख रहे थे और एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा और अपना दरवाजा खोलने ही वाला था, उसने सुना कि कोई उसे बुला रहा है। अरे सैम, आप यहाँ हैं। आपके साथ बिल्कुल ऐसा क्या हुआ कि ओलिवर ने कहा कि जंगल में धधकती मिट्टी के बैल ने तुम्हें मार डाला। अगले दरवाजे से एक अधेड़ आदमी ने सैम की ओर चलते हुए कहा। उसका नाम माइकल है। वह एक लोहार है जो सैम के पड़ोस में रहता है। जब सैम ने उसे देखा तो उसे समझ नहीं आया कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे, क्योंकि वह इस शरीर की यादों से जानता था कि उसका उसके साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। उत्तर देते समय सैम जबरदस्ती मुस्कुराने लगा। मैं ठीक हूं अंकल माइकल, मेरे बारे में चिंता मत करो। और जब तक उसने अपनी बात पूरी की, उसे लगा कि उसके घाव फिर से दुखने लगे हैं। अत्यधिक पसीना आने के कारण उनका चेहरा पीला पड़ गया। आसान बच्चा। माइकल उसके पास पहुंचा और सैम को अपने हाथों से पकड़ लिया क्योंकि वह गिरने ही वाला था। धिक्कार है बच्चे, मुझे लगा कि ओलिवर बकवास कर रहा है, लेकिन किसने सोचा होगा कि यह असली है। घाव बहुत गहरा है सैम, मुझे लगता है कि केवल मरहम लगाने वाला जादूगर ही तुम्हें ठीक कर सकता है, लेकिन इसमें बहुत खर्च होता है। मुझे ये भी नहीं पता कि तुम कैसे हो अभी भी जीवित हैं। चाचा माइकल, कृपया मेरे कमरे में प्रवेश करें और मेरे बिस्तर के नीचे चमड़े की थैली हटा दें। मैं उपचारक के पास जाऊंगा, सैम ने अपना दर्द सहते हुए कहा। माइकल ने धीरे से सैम को फर्श पर लिटाया और घर के अंदर चला गया। कुछ देर बाद वह हाथ में चमड़े की थैली लेकर वापस आया। सैम, मुझे नहीं लगता कि तुम अकेले जा सकते हो, बस थोड़ा इंतजार करो, मैं अपना पुश कार्ट ले आता हूं। मैं तुम्हें उपचारकर्ता के पास ले जाऊंगा। इतना कहने के बाद माइकल अपने घर गया और एक पुश कार्ट के साथ वापस आया, जिसका उपयोग वह अपने लोहार उत्पादों और सामग्रियों को स्थानांतरित करने के लिए करता था। उसने सावधानी से सैम को उठाकर गाड़ी पर लिटा दिया और उसकी चमड़े की थैली उसके पास रखकर गाड़ी को धक्का देने लगा। इस समय सैम धीरे धीरे अपनी चेतना खोने लगा। सैम ने धीरे से अपनी आंखें खोली और पत्थरों से बनी एक छत देखी। ओह, तुम जाग रहे हो, अचानक किसी ने कहा। अचानक आई आवाज से सैम चौंक गया और जब वह जिस दिशा की ओर मुड़ा तो उसने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने साथ चमड़े की थैली ले जा रहा है। उसने तुरंत पहचान लिया कि चमड़े की थैली उसी की है। वह आदमी बिस्तर की ओर आया और अपनी चमड़े की थैली वापस देते हुए बोला, यह आपकी चमड़े की थैली है, मैंने अपना उपचार शुल्क ले लिया है, बाकी थैली के भीतर है। सैम ने थैली खोली तो उसमें बटेर के अंडे के आकार के 2 पत्थर दिखे। जब आपको लगे कि आप ठीक हैं तो आप जा सकते हैं, अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। अचानक दरवाजा खुला और माइकल अंदर आया। ओह, आखिरकार आप जाग गए। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? माइकल ने सैम से पूछा। मैं ठीक हूं अंकल, मुझे लगता है कि मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए, सैम ने कहा। दरअसल मैंने तुम्हारे बारे में ओलिवर से सुना। उसने कहा कि तुम पहले ही जंगल में मर चुके हो, इसलिए मैं तुम्हारे घर यह जांचने आया था कि वह झूठ बोल रहा है या नहीं। लेकिन जब मैं आया तो तुम पहले ही वापस आ चुके थे और घायल हो गए थे। लेकिन धन्यवाद भगवान, आप ठीक हैं। आखिर क्या हुआ बच्चा? माइकल ने पूछा। मुझे सच में सांड ने मारा था अंकल, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब तक मैं कोकून इकट्ठा करने के लिए वहां पहुंचा, एक सांड पागलों की तरह मेरी ओर दौड़ा और मुझे मारा। मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे बच जाना, सैम ने उत्तर दिया। उन्हें यह बताने का कोई कारण नजर नहीं आया कि यह जानबूझकर किया गया था, इसलिए वे चुप रहे। अंकल माइकल, यदि आप बुरा न माने तो मैं आराम करना चाहूंगा, सैम ने कहा। ठीक है बेटा, किसी और बात की चिंता मत करो, बस थोड़ा आराम करो। अलविदा, मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगा। माइकल के जाने के बाद सैम छत की ओर देखता रहा और समझने की कोशिश करता रहा कि वह किस स्थिति में है। शव के मूल मालिक की यादों के अनुसार इस समय वह निर्जन भूमि नामक स्थान पर है, जो पश्चिमी महाद्वीप का हिस्सा है। इस दुनिया में तकनीक आधुनिक पृथ्वी की तुलना में उतनी विकसित नहीं है।
विशेष परिस्थितियों यानी आध्यात्मिक ऊर्जा की उपस्थिति के कारण लोगों ने विकास का एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया। इस संसार में हर जगह वातावरण में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा विद्यमान है और हर चीज आध्यात्मिक ऊर्जा से बनी है। यहाँ के मनुष्य इस आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके अकल्पनीय शक्ति और शक्ति रखते हैं। उन्हें कृषक कहा जाता है। कल्टीवेटर दो प्रकार के होते हैं, वे हैं क्यूई कल्टीवेटर और जादूगर। क्यूई साधक अपने शरीर को विकसित करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं और अपने शरीर का उपयोग लड़ने के लिए करते हैं। उन्हें योद्धा भी कहा जाता है, जबकि जादूगर आध्यात्मिक ऊर्जा को विभिन्न तत्वों के रूप में परिवर्तित करके उपयोग करते हैं। अभी जो अधेड़ उम्र का आदमी पहले आया था, वह भी एक जादूगर और प्रकाश तत्व का जादूगर है। प्रकाश तत्व के जादूगर अपनी युद्ध कौशल के लिए अधिक नहीं जाने जाते हैं, लेकिन वे उपचार के लिए सबसे उपयुक्त हैं और अत्यधिक सम्मानित हैं। इसीलिए ये चिकित्सक आमतौर पर बहुत अधिक शुल्क लेते हैं। इस दुनिया में जादूगर या योद्धा होने का निर्णय सीधे तौर पर लोग स्वयं नहीं कर सकते। ये व्यक्ति के शारीरिक गठन और आध्यात्मिक मूल पर निर्भर करता है। यदि किसी व्यक्ति के पास शुद्ध क्यूई कोर है जिसका रंग ठोस सफेद है, तो वे योद्धाओं के लिए सबसे उपयुक्त है। जो व्यक्ति जादूगर बनने के लिए उपयुक्त है, उसके पास शुद्ध तात्विक मूल होगा। विभिन्न प्रकार के तत्व उस विशेष तत्व के प्रति विभिन्न प्रकार की आत्मीयता का संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का कोर शुद्ध लाल रंग का है तो यह अग्नि तत्व होगा। हल्का नीला रंग जल का कोर दर्शाता है। हल्का हरा रंग हवा का सूचक है। गहरा हरा रंग पौधों या लकड़ी का सूचक है। सुनहरा रंग धातु का सूचक है। दूधिया सफेद रंग प्रकाश तत्व का सूचक है, इत्यादि। शुद्ध जादूगरों या शुद्ध योद्धाओं के अलावा अन्य प्रकार के कृषक भी होते हैं जिनके पास मिश्रित कोर होता है, जो क्यूई और तत्वों दोनों का अभ्यास कर सकते हैं। उन्हें मूलतः योद्धा जादूगर कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति 14 वर्ष का होगा तो उसका कोर सक्रिय हो जाएगा। सैम ने भी पिछले साल अपने कोर को सक्रिय किया था, लेकिन समस्या यह है कि कोई भी उसके कोर की पहचान नहीं कर सका। जब उसने आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की कोशिश की तो उसका मूल पूरी तरह से पारदर्शी था। वह इसे आसानी से अवशोषित कर सकता था और वह इसे अच्छी तरह से नियंत्रित भी कर सकता था, लेकिन वह इसे मंत्र या मार्शल आर्ट दोनों के लिए उपयोग करने में असमर्थ था। इसलिए वह दोनों प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त नहीं थे। इसलिए तीसरे स्तर की दीक्षा चरण में पहुंचने के बाद उन्होंने काम करना बंद कर दिया और पूरी तरह से अपने सिलाई कौशल पर ध्यान केंद्रित किया और कढ़ाई में कुछ महत्वपूर्ण सुधार हासिल किए। इस तरह वह अपने चमड़े की थैली में आध्यात्मिक पत्थर अर्जित करने में सक्षम हो गया। भले ही वे निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर हैं, फिर भी वे सामान्य लोगों के लिए पूरी तरह से उच्च स्तरीय मुद्रा हैं। पूरे 1 वर्ष तक कड़ी मेहनत करने के बाद वह केवल 5 पत्थर ही कमा सका और उनमें से 3 पहले ही इलाज के शुल्क के रूप में चिकित्सक द्वारा ले लिए गए। यहाँ तक सोचते हुए सैम ने एक बड़ी आह भरी और अपनी बात बंद कर दी। चलो पूरी नींद ले लें, पहले सोचे कि कल क्या करना है। सैम ने अपनी चौड़ाई के नीचे बुदबुदाया और धीरे धीरे सो गया। चहकना चहकना चहकना। धीरे धीरे सुबह होने पर पक्षियों के चहचहाने की आवाजें सुनी जा सकती हैं। सूर्य को पूर्व में धीरे धीरे उगते हुए देखा जा सकता है, जहां एक ज्वालामुखी धुएं का हल्का निशान छोड़ रहा है। गांव के बारे में कहा जाता है कि वास्तव में ये गांव पहले से अस्तित्व में नहीं है, लेकिन किसी कारण से 500 साल पहले समुद्र के नीचे एक निष्क्रिय ज्वालामुखी सक्रिय हो गया और उसके लावा ने इस गांव का निर्माण किया। यही कारण है कि इसे लावा रॉक विलेज कहा जाता है। सैम अपनी शर्ट पहनकर धीरे धीरे सड़कों पर चल रहा है, लेकिन उसकी शर्ट पर 2 खुले छेद साफ देखे जा सकते हैं और वह पूरी तरह से खून के धब्बों से भरी हुई है। अभी भी शुरुआती समय होने के कारण कुछ ही ग्रामीण सड़कों पर नजर आ रहे हैं। सैम धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ा। अरे सैम, तुम वापस आ गए। मैं तुम्हें देखने के लिए उस क्लिनिक में आने ही वाला था। पीछे से माइकल की आवाज सुनी जा सकती है। हाय अंकल माइकल। जब मैं उठा तो मुझे पहले से ही अच्छा महसूस हो रहा था, इसलिए मैं खुद वापस आ गया। सैम ने उत्तर दिया। ठीक है, तुम नहा धोकर मेरे घर आओ, हम रॉबर्ट्स इन के लिए नाश्ता करने चलेंगे। माइकल ने कहा। ठीक है अंकल। माइकल के जाने के बाद सैम अपने घर चला गया। जिस कमरे में उसने प्रवेश किया उसमें कई पोशाकें लटकी हुई थीं और करीने से प्रदर्शन के लिए रखी हुई थीं। दस्ताने, मोजे, स्कार्फ आदि जैसे कई अन्य उत्पाद भी हैं। ऐसा लगता है कि यह मूल शरीर सिलाई, बुनाई और कढ़ाई में काफी कुशल है। आधुनिक धरती पर भी उनके कपड़े काफी सभ्य माने जा सकते हैं। इस मध्ययुगीन दुनिया में अकेले रहने दो, सैम ने अपने शयनकक्ष की ओर बढ़ते हुए सोचा। अपने शयनकक्ष में प्रवेश करने के बाद वह दर्पण की ओर चला गया और खुद पर नजर डाली। बुरा नहीं है, सैम ने अपने प्रतिबिंब को देखते हुए सोचा।
वह काले काले बालों और समान काली आंखों वाला एक व्यक्ति है। उन्हें काफी हैंडसम माना जा सकता है। उसके पास तीखे नैन नक्श और उत्तम नाक भौं, तीखी जबड़ा है, बहुत कम महिलाएं होंगी जो उसे पसंद नहीं करेगी। जब वह मुस्कुराता था तो उसे एक शैतानी आकर्षण मिलता था। सैम अपने बाथरूम में नहाने चला गया। वास्तव में कोई शॉवर नहीं है। मुझे आश्चर्य क्यों नहीं हो रहा। इसके बाद वह एक बड़े बर्तन में रखे पानी से नहाया और कपड़े पहनने के लिए चला गया। कुछ समय बाद सैम माइकल के घर गया। फिर वे दोनों एक सराय में गए। वहां एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उनका स्वागत किया। अरे सैम, माइकल तुम यहाँ हो। आओ आओ बैठो। रॉबर्ट ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। रॉबर्ट गंजे सिर वाला एक मोटा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है। हाय अंकल रॉबर्ट, सैम ने उत्तर दिया। अरे फैटी, जल्दी करो और नाश्ता परोसो, माइकल ने मुस्कुराते हुए रॉबर्ट्स को उत्तर दिया। आ रहा हूँ। सैम, मैंने सुना है कि तुम्हें एक धधकते हुए पृथ्वी बेल्ट ने बर्बाद कर दिया है। ये स्तर 2 प्रारंभिक चरण का जादुई जानवर है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। भाग्य तुम्हें हमेशा नहीं बचा सकता बच्चे। रॉबर्ट ने उस मेज की ओर बढ़ते हुए कहा जहां माइकल और सैम बैठे थे। ये दुनिया जादुई जानवरों से बनी है। भले ही मनुष्यों ने भूमि पर शासन किया, लेकिन दुनिया के लगभग 3/4 हिस्से पर अंतहीन जंगल का कब्जा है और जंगलों पर जादुई जानवरों का शासन है। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद अंकल, सैम ने उत्तर दिया। रॉबर्ट नाश्ता लेकर आया और उनमें से तीनों ने नाश्ता करते हुए लापरवाही से बातें की। सैम की पुरानी यादों के मुताबिक रॉबर्ट और माइकल दोनों दोस्त हैं, लेकिन किसी वजह से दोनों ने शादी नहीं की। पिछले सैम के इन दोनों के साथ काफी अच्छे रिश्ते हैं। कुछ समय बाद सराय ग्राहकों से भर रही है। सैम और माइकल दोनों अपना नाश्ता खत्म करने के बाद घर की ओर चल दिए। सड़कों पर चलते समय हर कोई सैम को देख रहा है और आश्चर्यचकित भाव से एक दूसरे से फुसफुसा रहा है। लगता है कि ओलिवर ने ये खबर फैलाने में कुछ प्रयास किया होगा कि मैं मर गया हूं, सैम ने अपने घर जाते हुए सोचा। सैम और माइकल दोनों ने विदाई ली और सैम अंदर गया और अपने घर का निरीक्षण किया। इसमें 4 कमरे हैं। सामने एक कमरा उसकी दुकान, एक बेडरूम, एक किचन और पीछे एक कमरा उसकी वर्कशॉप है। वह धीरे धीरे काउंटर की ओर बढ़ा और पहले छोड़ी गई चमड़े की थैली ले ली। इस छोटे से गांव में बहुत कम लोग थे जिनके हाथ स्पिरिट स्टोन लग सके। इनका उपयोग न केवल खेती के लिए बल्कि मुद्रा के रूप में भी किया जाता है। मूल रूप से कुछ उच्च स्तरीय अधिकारियों और कुछ अमीर लोगों को छोड़कर कोई भी इन पत्थरों पर हाथ नहीं डाल सकता है। ग्राम प्रधान उन युवाओं के लिए स्पिरिट स्टोन जारी करता है जो 16 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक खेती कर सकते हैं, और उन्हें हर 3 महीने के लिए केवल एक स्टोन मिल सकता है। सैम खेती नहीं कर सकता, इसलिए उसकी इन पत्थरों तक कोई पहुंच नहीं है। पास के शहर के एक कुलीन परिवार की एक युवा लड़की अपने अभिभावकों के साथ कुछ जानवरों का शिकार करने के लिए इस गांव में आई थी। चूंकि गांव के पास एक सक्रिय ज्वालामुखी है, आसपास के जंगलों में आग जैसे जानवर अधिक हैं, तो वह उन जानवरों का शिकार करके कुछ जानवरों के कोर के लिए आई थी। जानवरों के कोर में उच्च अग्नि प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, इसलिए यह अग्नि जादूगरों के लिए फायदेमंद है। जब वह गांव में आई तो अचानक उसकी नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जिसने सैम का बनाया हुआ दुपट्टा पहना हुआ था, और उसे उसकी दुकान का रास्ता मिल गया। उसके कौशल को देखने के बाद वह इतनी प्रभावित हुई कि उसने बहुत सारी पोशाकों का ऑर्डर दिया जो वर्तमान में उसकी दुकान में प्रदर्शित थी। पिछले कुछ महीनों से सैम लगातार अपने ऑर्डर पर काम कर रहा था और जब तक उसने अपना ऑर्डर पूरा किया तब तक उसने अपनी इन्वेंटरी का सारा रेशम खाली कर दिया। कुल ऑर्डर 10 आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर है, जिसके लिए उन्हें 5 आध्यात्मिक पत्थर पहले ही मिल गए थे। आज वह दिन है जब लड़की ड्रेस के लिए आएगी। भगवान का शुक्र है, अगर वह लड़की न होती तो मैं पुनर्जन्म लेते ही मर जाता। सैम ने आह भरी। बम! अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया और 3 युवक कमरे में दाखिल हुए। सभी पोशाकें ले लो और आध्यात्मिक पत्थर की खोज करो। कमरे में सैम को देखकर सबसे आगे बैठा युवक अचानक रुक गया। आप अभी भी जीवित कैसे हैं? ओलिवर ने चिल्लाकर कहा। मुख्य भूमिका निभाने वाला युवक बिल्कुल वही है जो मूल सैम की मृत्यु का कारण बना। ओलिवर से मिलकर अच्छा लगा। भले ही तुम राम प्रधान के बेटे हो, तुम मेरी दुकान में घुसकर मेरा सामान नहीं छीन सकते। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? सैम ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह मुस्कुराहट नहीं है। उसकी आंखों में एक तेज चमक है। वह अपने पिछले जन्म में सदैव प्रतिशोधी व्यक्ति था। भले ही उसका शरीर के पिछले मालिक से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उसे कम से कम ऐसा महसूस हुआ कि उसे पिछले सैम से बदला लेना चाहिए। तुम जीवित कैसे हो सकते हो?
मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम्हें बैल ने छेद दिया है। पिछले सदमे से उबरने के बाद ओलिवर ने सवाल किया। ठीक है, मैं भाग्यशाली हूं, मुझे लगता है। चिंता मत करो, अब जब मैं जीवित हूं तो मैं तुम्हें जो कुछ भी बकाया है वो तुम्हें अवश्य चुकाऊंगा। सैम ने उसी शैतानी मुस्कान के साथ कहा। हम्फ, क्या होगा यदि आप जीवित हैं? आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। यदि आप बेहतर जानते हैं तो आप निश्चित रूप से मुझे आध्यात्मिक पत्थर देंगे, अन्यथा आप हर बार इतने भाग्यशाली नहीं होंगे। ओलिवर ने कहा और मुड़कर चला गया। भले ही वह ग्राम प्रधान का इकलौता बेटा है, वह आगे नहीं बढ़ सकता, अन्यथा उसके पिता के प्रतिस्पर्धी इसे राजनीति में एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करेंगे। जाहिरा तौर पर सैम और शहर की लड़की के बीच व्यापारिक सौदे के बारे में जानने के बाद ओलिवर लालची हो गया। उनके अनुसार सैम एक कूड़ा कचरा है जो खेती भी नहीं कर सकता। तो वह इन आध्यात्मिक पत्थरों के लायक कैसे हुआ? हम देख लेंगे। सैम बुदबुदाया जब उसने प्रस्थान कर रहे लोगों को देखा। इसके बाद सैम ने कमरे का सारा सामान व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। कुछ समय बीता और कुछ लोग उसके घर में दाखिल हुए। एक लाल बालों वाली लड़की जो लगभग 16 से 17 साल की लगती है, सबसे आगे है और उसके पीछे दो मध्यम आयु वर्ग के पुरुष हैं जो चमड़े के कवच पहने हुए 30 के आसपास के लग रहे थे। बिना किसी संदेह के वे उसके रक्षक हैं। लाल बालों वाली लड़की ने लाल रंग की युद्ध पोशाक पहनी थी और उसने लाल रंग का कवच पहना था जिस पर लौ का प्रतीक था। उनमें एक महान आभा झलकती थी क्योंकि उनकी हर हरकत शालीनता से होती थी। यहां तक कि सैम को भी, जिसने इतनी आधुनिक सुंदरियों को देखा, महसूस हुआ कि वह बहुत सुंदर थी। सैम, क्या मेरी पोशाकें तैयार हैं? लाल बालों वाली लड़की ने सैम से पूछा। हाँ मिस फ्रेया, आप स्वयं देख सकती हैं। सैम ने अपनी शुरुआती घबराहट से बाहर आने के बाद इशारे से जवाब दिया। फ्रेया ने संतुष्टि से कई बार सिर हिलाते हुए सभी पोशाकों की जांच शुरू कर दी। हर पोशाक और कपड़े की जांच करने के बाद वह सैम की ओर मुड़ी और बोली, बहुत अच्छा सैम, तुम जो करते हो उसमें सचमुच बहुत अच्छे हो। भले ही तुम खेती नहीं कर सकते, फिर भी अगर तुम शहर आते हो तो अच्छी कमाई कर सकते हो। तुम क्या सोचते हो, क्या तुम स्टारवुड सिटी आना चाहते हो? मैं आपको वहां एक दुकान स्थापित करने में मदद मिलेगी। आप यहां से बहुत अधिक कमा सकते हैं। भले ही शहर के व्यापारी यहां सामान खरीदने आते हैं, लेकिन उनके साथ व्यापार करने से आपको बहुत नुकसान होगा। फ्रेया की बात सुनकर सैम विचार करने लगा। मैं वास्तव में इस शहर को छोड़ना चाहता हूं, लेकिन उस लिंगतियान लड़के ने कहा कि अभी भी एक परीक्षण है और मैंने अपनी स्मृति में संग्रहित तथाकथित तकनीकों को भी नहीं देखा है। उस आदमी ने कहा था कि परीक्षण खत्म हो जाने के बाद मैं चला जाऊंगा। धन्यवाद मिस फ्रेया, मैं वास्तव में शहर जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे अभी भी यहां कुछ करना है। सैम ने उत्तर दिया। ये ठीक है, मैं कल गांव छोड़ दूंगा। ये टोकन ले लो और वहां पहुंचने पर स्टारवुड सिटी में क्रिम्सन फ्लेम परिवार से मिले। फ्रेया ने लकड़ी से बना एक टोकन पेश किया जिसकी सतह पर एक समान लाल लौ खुदी हुई है और साथ ही एक चमड़े की थैली है जिसमें बाकी स्पिरिट स्टोन है। धन्यवाद मिस फ्रेया, सैम ने टोकन और थैली प्राप्त की और विनम्रता से कहा। तो अलविदा। फ्रेया के अंगरक्षक पैक किए गए कपड़े लेकर उसके साथ चले गए। आखिरकार अकेले सैम ने अपने शयन कक्ष की ओर जाते हुए कहा और अपने बिस्तर पर अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ गया। फिर सैम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आइए देखें लिंगतियान, आपने मुझे कौन सी साधना कलाएं दी। बेहतर होगा कि वे अच्छी हों। सैम ने उस तकनीक को देखने के लिए अपनी याददाश्त को खंगालते हुए बुदबुदाया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। एस माई मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज एस माई मैन।